मुनेश सेंगर। और मध्य प्रदेश में विधानसभा महा उपचुनाव की ये महा कवरेज लगातार जारी है। सांची विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, जिसमें एक तो सांची आता है जिसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है, और साथ में आप सोचिए बड़ा जिला है, बड़ा शहर है रायसेन, वो भी सांची विधानसभा में आता है। इस वक्त हम रायसेन के इस महामाया चौक में हैं। रायसेन यूँ तो भोपाल से करीब है, भोपाल सागर के बीच में है, विदिशा से लगा हुआ जिला है, लेकिन इसके बावजूद रायसेन एक आपको बिल्कुल कस्बे का फील देता है। अगर हम बात करें, यहाँ पर लोगों की ज़्यादातर आमदनी यहाँ से लगे हुए इलाकों में खेतीबाड़ी से होती है, छोटे छोटे बाज़ार हैं, और उसके बाद यहीं से उनका जीविकोपार्जन होता है। नमस्कार साहब, नमस्कार। क्या है मूंगफली, क्या भाव है भाई? 60 रुपये किलो सर। 8 रुपये किलो? मूंगफली 8 रुपये किलो? 60 रुपये। 60 रुपये, हाँ मुझे सर 8 रुपये किलो, ये कौन सा युग हो गया? 60 रुपये। कैसी रही फसल, कैसी है इस बार? फसल सर इस बार खराब हो गई है, पानी की वजह से कम हुई है फसल। फिर क्या है, कर्जा वर्जा माफ हुआ है लोगों का चुनाव में? क्या कर्ज में क्या है मिलेगा? सर अभी तो कुछ नहीं मिला, ऐसी कोई नहीं मिला। ऐसी कोई सुविधा अभी नहीं मिली। और कहा जा रहा है कि फसल अगर खराब हुई है तो उसका वो मिलेगा, फसल बीमा की रकम मिलती है, बीमा का मिलता है कुछ? हाँ सर मिलता तो है हर साल, पर इस बार अभी तो नहीं मिला। सुन रहे हैं कि मिलेगा। मिलेगा जी। अच्छा, चुनाव से उम्मीद तो है, चुनाव में घोषणाएं तो हो रही है बड़ी बड़ी। सर उम्मीद तो है, अब घोषणा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? पवन साहू। पवन साहू, वाह साहब। तो ये देखिए, बड़ी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा उत्साह भी नहीं है उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव भी की स्थिति ये होती है, यहाँ पर भी वही स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस से जो जीते थे प्रभुराम चौधरी जी, वो अब खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और आइए हम तमाम मुद्दों को समझते हुए, संभालते हुए, चुनाव है साहब आपके एरिया में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना एरबार है। मुन्ना जी, तो चुनाव से क्या उम्मीदें होती हैं? 2 साल बाद ही चुनाव आ गए। चुनाव से ये उम्मीद होती है कि अपना देश का विकास होएगा, लेकिन ये विकास करने वाले पहले अपनी जेब के लाने मतलब पहले तैयार करते हैं। एक है सापनाक, तो एक है क्या नाम से नागराज अजगर, क्या नाम से बैठा हुआ है पहले से ही। लेकिन हम सिर्फ मामा के लाने वोट देंगे, और सिर्फ क्या नाम से मतलब मोदी के लाने। अच्छा अच्छा। यानी लोगों को कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक नेताओं को लेकर भी कह रहे हैं जिस तरह से कि अपना खुद का स्वयं का घर भरने की ज़्यादा होती है। आइए लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। आप लोग थोड़ा दूर दूर खड़े हो जाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग से, तो क्योंकि कोरोना काल में चुनाव है। और हम जिस तरीके से बातचीत की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। आप थोड़ा पीछे खड़े हो जाइए साहब, बिल्कुल थोड़ा पीछे हो जाइए और दूर दूर हो जाइए पहले प्लीज़, नहीं तो बात नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा दूर हो जाइए, आप भी दूर हो जाइए, थोड़ा दूर हो जाइए। चलिए अब हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। देखिए, जो सब जगह समीकरण बन रहे हैं वो यहाँ पर भी, और यहाँ पर तो बड़ा गहरा समीकरण बन गया, क्योंकि वो दोनों, चाहे हम प्रभुराम चौधरी की बात करें, गौरी शंकर सेजवार की बात करें, यही मैंने जो आंकड़े पढ़े हैं, ये दो ही परंपरागत प्रतिद्वंद्वी रहे हैं और ये ही आपस में लड़ते रहे। अब दोनों एक पार्टी में हैं, क्या स्थिति बनती है? स्थिति तो संघर्षपूर्ण हो गई है, चूँकि दोनों ही प्रतिद्वंद्वी एक ही पार्टी में हैं, तो कुछ सामंजस्य की दिक्कतें अभी तक आई हैं दोनों प्रत्याशियों के अपने समर्थकों के बीच में। लेकिन चूँकि ये बड़ा चुनाव है, इस चुनाव पर देश की निगाह है। एक बड़े दल के 22-24 विधायक एक तरफ आए हैं, सरकार गिरी है और दोबारा सरकार बननी है, तो चुनाव तो संघर्षपूर्ण है। ऐसे में मतदाता की चुप्पी दोनों दलों को प्रभावित कर रही है। मतदाता क्या चाहता है, ये एक अलग सोच हो गई है। मतदाता अलग क्या चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दोनों पार्टियां, जिस तरीके से बीजेपी की हम बात करें, तो क्या वो जो कांग्रेस से आए हुए उनको उतने ही वैसे ही दिल से स्वीकार कर रही है, या फिर दोनों पार्टियों में भीतरघात की स्थिति बनी हुई है या उसकी आशंका बनी हुई है? देखो, भीतरघात की स्थिति तो अभी केवल बीजेपी में दिखाई दे रही है। ये जो बदलाव हुआ है, दल का बदलाव हुआ है, कैंडिडेट का बदलाव हुआ है, इससे कांग्रेस में एकजुटता दिखाई दे रही है। लेकिन उस एकजुटता को कितना भुना पाएंगे, ये अभी छुपा हुआ है, क्योंकि मतदाता की बात बाहर नहीं आ रही है। मतदाता क्या चाहता है ये बाहर नहीं आ रही है। कांग्रेस अपने दावे कर रही है, बीजेपी अपने दावे कर रही है, लेकिन मतदाता की सोच क्या है? मतदाता की सोच केवल विकास। मतदाता को 2 साल के भीतर ही वोट डालना पड़ रहा है। मैं अभी तक वहाँ से बात करते हुआ रहा था, मतदाताओं में वैसा उत्साह नजर नहीं आता है कि फिर से चुनाव आ गए, कुछ और अच्छा हो। वही बात है ना, ये अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी अपना दावा कर रही है कि हम इस आधार पर यहाँ आए हैं, हम विकास के लिए आए हैं,
कांग्रेस का ये कहना है कि इन्होंने दल बदल दिया, ये भाग गए छोड़ के, धोखा दिया जनता को। लेकिन जनता क्या सोचती है? जनता केवल विकास की बात करना चाहती है और इस मुद्दे पे दोनों ही दल बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, विकास की जब बात आती है, मेरे सहयोगी ने बताया कि यहाँ के बारे में कहा जाता है कि ऊपर किला नीचे जिला, रायसेन को कुछ नहीं मिला, ऐसा कहा जाता है। जी आप बताइए, ये स्थिति हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी को हमने यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जी जान ला के जिताया और हर कार्यकर्ता का मन ये था कि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जीतेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। अब ये कहते हैं कि साहब 15 महीने में कुछ नहीं हुआ, ये सीधा ब्लेम लगाते हैं हमारे कमलनाथ जी पे कि हमारे कमलनाथ जी ने आप आप नाम तो बताइए। मैं विकास शर्मा जिलाध्यक्ष हूँ कांग्रेस का। अच्छा कांग्रेस के जी, ये सीधा ब्लेम लगाते हैं कमलनाथ जी पे कि 15 महीने में कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जो 4 लेन सड़क का निर्माण का आज ये श्रेय ले रहे हैं, ये कमलनाथ जी की देन है, कमलनाथ जी के कार्यकाल में हुआ। आज ये उसका श्रेय लेते घूम रहे हैं। कमलनाथ जी सिंधिया जी को संभाल लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। मेरी बात, सिंधिया जी को संभालने जो एक बार मन बना चुका है, अगर लोग कहते हैं कि उनके चेहरे पे चुनाव जीते तो वो खुद क्यों चुनाव हार गए? वो खुद भी चुनाव हार गए थे केपी यादव से। ये कहते हैं कि अभी ये लोग कहते, वहाँ भी एक नारा चला था कि भैया जनता मौन है और केपी यादव कौन है? केपी यादव ने 1 लाख वोटों से हराया। आपने अगर तब तो कांग्रेस में थे ना सिंधिया जी। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, कांग्रेस में थे। तब तो ये बात हुई कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे। मेरी बात वो ठीक है, वो भी हारे, मगर सिंधिया जी का एक बड़ा हमारे यहाँ पे बड़ा वो चलता था। हमारे प्रभुराम जी बहुत तेजी से सिंधिया जी के समर्थक थे और बहुत इनने उनके लिए काम भी किया, इनने सब कुछ किया सिंधिया जी के लिए। इनने सिंधिया जी के लिए पार्टी तक त्याग दी। ये कहते हैं 15 महीने मेरे कोई काम नहीं हुए। भैया इनके क्या काम नहीं हुए बता दें। इनके आपने अपने लोग काम कराए, किससे काम नहीं हुए? खुलेआम क्षेत्र के लोगों के ट्रांसफर आपने किस लेवल पे कराएं, किस तरीके से कराएं, किसी नहीं पता। सबके कौन से छुपी है बात, ये आपने ट्रांसफर किस तरीके से कराएं? अच्छा एक बात, भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस में जी अशोक राठौर जी, मंडल अध्यक्ष पिछड़ा बार भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा हाँ, उनका जवाब आप ही देंगे ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके प्रभुराम चौधरी जी इतने ही लोकप्रिय थे आपकी नज़र में, तो वो छोड़ के क्यों चले गए? और फिर एक व्यक्ति छोड़ के नहीं गया, 22 व्यक्ति छोड़ के गए। ये दूसरी बार इतिहास में हुआ है जब कांग्रेस का व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता बड़ा लीडर नहीं गया अभी तक, क्योंकि आपके यहाँ करप्शन होता है, आरोप लगाते हैं छोटे जो। अच्छा एक बात बताइए, दोनों नेता साथ में घूम रहे हैं। अब आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, आप मंडल अध्यक्ष भी हैं, आप किस में कंफर्टेबल होंगे? शिवराज जी के नाम पर वोट मांगने में या सिंधिया जी के नाम पर वोट मांगने में? हमारा तो दोनों नेता हमारे लिए प्रिय है। पार्टी सबसे महत्वपूर्ण, पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए वोट मांगेगा। यहाँ विकास हुआ है, माननीय गौरी शंकर शेजवार के टाइम पे काफी विकास हुआ है। इनके कांग्रेस के टाइम में 70 साल में शेजवार जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे साहब? क्या तो देखो साहब, यहाँ पर पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि है या व्यक्ति सर्वोपरि? क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, एक सिद्धांतवादी पार्टी है और इसमें पार्टी का जो नियम होता है वो उसके आधार पर नेता काम करते हैं। यहाँ कोई व्यक्ति का वो विशेष का वो नहीं होता। पार्टी जो कहेगी सब। आप मुझे बात तो सुनिए, आप मतलब ठीक है, सिंबल पे चुनाव हो रहे हैं वो तो बात है। मैं व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहता हूँ आप लोगों से, जो आप फील्ड में काम करते हैं, ये फैसला आपने तो लिया नहीं कि सिंधिया जी इसमें आ जाएंगे, लेकिन जब ये आपने मुझे लगता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि प्रभुराम चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और हम उनके लिए वोट मांगने जाएंगे। सोचा था क्या आपने कभी? नहीं, जब सरकार जब चुनाव हुआ था तो सिंधिया जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था पूरे प्रदेश में, और जनता भी मान रही थी कि सिंधिया जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने कहाँ कर पाई प्रोजेक्ट? बता रहा हूँ, कांग्रेस प्रोजेक्ट कर देती अगर तो सिंधिया जी जाते ही नहीं। जब उन्होंने धारा 370 और राम मंदिर का, क्योंकि ये एक राष्ट्र, हम लोग राम भक्त हैं, देश में आस्था है, भगवान हमारे आस्था के प्रतीक हैं। और दूसरी बात, धारा 370 जब हम नारा लगाते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, लेकिन कश्मीर में जो हो रहा था, राष्ट्र विरोधी घटनाएं हो रही थी, उनसे ये लग नहीं रहा था कि भारत का अंग है। लेकिन जब मतलब रायसेन के चुनाव में कश्मीर भी मुद्दा रहेगा, 370 रहेगा मुद्दा, क्यों नहीं रहेगा? 370 और राम मंदिर मुद्दा रहेगा ये वाला। भारतीय जनता पार्टी, नाम बताइए ना। शिवराज सिंह कुशवाहा, पूर्व अध्यक्ष हिंदू समिति। भारतीय जनता पार्टी देश हित का काम करती है। वो जो माननीय सिंधिया जी आए, इन्होंने भी CCA से लेके NCA से लेके राम मंदिर तक पर समर्थन दिया है। नहीं, सिंधिया जी ने तो, उनके आने की वजह तो वो थी ना, राम मंदिर को समर्थन देना होता तो तभी देते ना, जब राम मंदिर का आंदोलन का, जब निर्माण का जब आंदोलन चला था तब देना था ना। वो तो अब दिया उन्होंने क्योंकि उनकी सियासी वजह थी। जब जैसे ही कोर्ट का फैसला आया उसके बाद उन्होंने उसका स्वागत किया है।
स्वागत का उन्होंने। जब तक तो बीजेपी में आ चुके थे, लेकिन चलिए कश्मीर कश्मीर और राम मंदिर के अलावा रायसेन की बात करें साहब, रायसेन की बात करते हैं, हो गई कश्मीर की बात हो गई, कश्मीर की बात हो गई, रायसेन की बात हो गई। चलिए मुझे एक बात, चलिए हाँ चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कर्ज माफी। अरे बात सुनिए ना, किसानों की बात कर रहे हैं। कर्ज माफी की अगर जहाँ तक बात है तो कर्ज माफी की जब बात आती है तो जब किसान कहते हैं आधा अधूरा कर्ज माफ हुआ, जबकि वादा था, राहुल गांधी ने साफ कहा था कि 6 महीने में कितने दिन दिए थे, 10 दिन में कर्ज माफी नहीं हो तो मैं सीएम को हटा दूंगा। ये कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। 10 दिन में कर्जा माफ हुआ? नहीं हुआ। कैसे हो गया बताइए? खुद कमलनाथ जी का कहना है कि अभी रह गया है। मैं बता रहा हूँ ना, कल कमलनाथ जी ने अपनी रैली में, मेरी बात सुने ना आप, कमलनाथ जी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहला जो काम किया था वो किसानों का कर्जा माफी का किया था। आई समझ में? अब उसके बाद गवर्नमेंट का प्रोसेस जो होता है ना, उस प्रोसेस को तो अडॉप्ट करना पड़ता है। कोई हिटलर शाही तो है नहीं, जो फाइलें चलती है उसको 3 स्टेप में कर्जा माफी के सिस्टम बनाया था। अब एक बात बताइए, अब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो लोग पूछते तो होंगे ना कि भाई जनता को मालूम है कि कर्जा माफ हुआ है और 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हुआ था। और अगर ये बिकाऊ लोग बिकते नहीं ना तो 2 लाख का कर्जा माफ का शुरू हो गया था। और एक बात और बता दूं आपको, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सिंधिया जी हो या प्रभुराम चौधरी जी हो, ये जो गए हैं कांग्रेस की छोड़ के, इन्होंने भाजपा से समझौता किया। अब इनके समझौते में अगर जनता के हित का एक भी मुद्दा हो, इन्होंने सिर्फ अपने विधायकों को टिकट की बात करी, अपने लोग राज्यसभा की बात करी, लेकिन जनता के हित की एक बात भी नहीं करी। ये अगर कह देते कि हाँ जनता के हित की अगर एक भी मुद्दा छोड़ते तो हम इनको मानते कि ये जनसेवक है। चलिए जनता के हित में आप क्या चाहते हैं? मतलब वो तो भाई उनका कहना है कि उनका तो एजेंडा है। शिवराज सरकार जो चल रही थी उनका मुद्दा तो वही है ना। मेरी बात सुनिए, उनका मुद्दा जो शुरू हुआ था अतिथि शिक्षकों पे शुरू हुआ था। अतिथि शिक्षकों वो भी एक मुद्दा था ना। तो आप ये कांग्रेस ने कर दिया क्या? कांग्रेस ने अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दिया क्या? करेंगे कह दिया ना। अरे वो तो अभी कमलनाथ जी ने घोषणा करी है, सरकार बनते ही सबसे पहले अतिथि शिक्षकों को। देखिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये, अरे सुनिए ना, मैं आपको आऊँगा ना, बिल्कुल आऊँगा। एक बात बताइए कि जिस तरह से अब ये बात जो हम बातचीत के मुद्दे जाते हैं, मुद्दों पर जैसे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कश्मीर भी आ जाता है और यहाँ पे लोगों की, किसानों की समस्या भी आ जाती है। आपके हिसाब से वो कौन से 3 बड़े मुद्दे होना चाहिए एक पत्रकार के लिहाज से, चूँकि आप बहुत गहराई से जानते हैं इस क्षेत्र को, जो वाकई जनता वोट जब निकलेगी? क्योंकि कोरोना काल में आप, मुझे लगता नहीं, पिछली बार तो लगभग 75% वोटिंग हुई थी पिछले चुनाव में। कितने? 62%। लेकिन मेरे पास आंकड़े में 75% के आसपास, 74% का आंकड़ा है। तो वो इस कोरोना काल में अगर जनता किस मुद्दे को लेकर घर से निकलेगी कोरोना काल में वोट डालने? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। मैं आपको बता दूं कि सांची विधानसभा क्षेत्र में युवा मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, करीब 1.25 लाख युवा मतदाता हैं। और युवाओं के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसे 1 रुपये किलो राशन की ज़रूरत नहीं है। वो किसान, उसके माता पिता किसान हैं, वो जानते हैं, लेकिन वो इस किसानी से ऊब गए हैं। लगातार घाटा कृषि में खाते हुए उद्योग की तरफ जाना चाहते हैं, रोज़गार की तरफ जाना चाहते हैं। उनको रोज़गार नहीं है, उद्योग के साधन नहीं है। तो बेरोज़गारी के लिए औद्योगिक इकाइयों का यहाँ पर स्थापना और सरकारी रोज़गार का सृजन सबसे बड़ा मुद्दा है। युवा वोटर सबसे ज़्यादा। पर अभी कोई बड़ी इंडस्ट्री इस तरह से कहीं कोई अवसर है उद्योग के लिए इस लिहाज से? रायसेन जिले में मंडीदीप एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जी, लेकिन वो भोपाल से टच में है। भोपाल से लगा, भोपाल का ही माना जाता है, डिस्ट्रिक्ट रायसेन में आता है, लेकिन वहाँ पर स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। युवाओं की बात है, युवाओं में रोजगार की बात आती है, और युवा में ये बात भी आती है कि युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े यूथ फेस हैं। तो युवा कुछ पार्टी से अलग हटकर भी क्या सोचता है इस वक्त की स्थिति में? 2018 का चुनाव जो कांग्रेस पार्टी जीती थी, वो विकास के, रायसेन में युवाओं को औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा के लिए इन मुद्दों पर चुनाव जीती। 35 साल से गौरीशंकर शेजवार जी जहाँ से मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, और 15 साल भाजपा सरकार रही है। फिर भी रायसेन जिले में, रायसेन शहर में रेलवे लाइन का वादा किया गया, वो नहीं हुआ। कोई भी फैक्ट्री वो नहीं है, कॉलेज नहीं है। 120 करोड़ की इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा की गई थी पिछले चुनाव में 2000 भाजपा द्वारा, वो भी नहीं है। ठीक है। और 2016 में सांची यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, सांचीगढ़ मेडिकल सिटी के लिए 1400 करोड़ रुपये सेंक्शन हुए थे, फिर भी वो भी नहीं बनी। ये सब कुछ जहाँ से चला जाता है। और सुषमा स्वराज जी द्वारा बोला गया था जहाँ पे रेलवे लाइन लाई जाएगी, जो कि हर चुनाव में मुद्दा बनाया जाता है, मगर विकास के नाम पे बस रायसेन को छला जाता है।
ये आपका कहना है विकास के नाम पे रायसेन को चला जाता है। अच्छा, हमेशा चला गया है रायसेन शहर को। आप तो कांग्रेस के हैं ना, मतलब उम्मीद है कांग्रेस आएगी तो सब हो जाएगा। कांग्रेस होगी, उम्मीद है होगा, क्योंकि कमलनाथ जी ने अभी वेटनरी कॉलेज की घोषणा करी थी, जो कि देखिए, मैं इसलिए सब बार बार कह रहा हूँ स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जो है मध्य प्रदेश के प्रभुराम चौधरी, वही यहाँ से चुनाव मैदान में है, तो जो अब बीजेपी में जा चुके हैं। हाँ, जी जी, हाँ, विकास की जब बात हो रही है यहाँ पर, तो कहा जाता है कि यहाँ पर रोजगार के इतने अवसर नहीं है, किसानों के लिए उतने अच्छे मैं आज रास्ते में आ रहा था, मंडी भी इस वक्त बंद है, मंडी का जो हड़ताल चल रही है लगातार, आज से शुरू हो गई। तो विकास के मसले पर ज़्यादातर सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की रही है ना, शिवराज सरकार रही है मध्य प्रदेश में 15 साल, और अब फिर से सरकार आ गई है, तो फिर ऐसा क्या लगता है? अब मैं बताऊं आपको, नहीं, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जब जो चुनावी घोषणा पत्र था, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी 4000 रुपये, वो उन्होंने नहीं दिया। और तो और उन्होंने बेरोजगारों के लिए ये कहा था कि हम तुम्हें बैंड बाजे बजाने का प्रशिक्षण देंगे, ढोल चराने का प्रशिक्षण देंगे। मतलब एक पढ़े लिखा आदमी ढोल बजाएगा, बैंड बजाएगा या ढोल चराएगा? उसके माँ बाप ने अपने बच्चों ने मोदी 15 साल यहाँ पे बीजेपी के लोगों ने शासन करा। पूरी बात तो सुनिए, पहले उनकी बात तो हो जाए, फिर आऊँगा। 1 मिनट आ रहा हूँ। हाँ, आप ये बताओ, वो तो कहेंगे, उन्होंने कहा था, देखिए काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो कहते मोदी जी ने पकौड़े बेचने का कहा है, मोदी जी ने तो पकौड़े बेचने का भी कहा था ना, तो वो तो एक व्यापार है ना। हाँ, तो वो व्यापार है, ढोल चराना व्यापार है क्या? ढोल चराना व्यापार है? आप बताओ, एक पढ़े लिखे आदमी को माँ बाप अपना कर्जा लेके बैंकों से लोन लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई बीए कराता है, कोई एमए कराता है, कोई बी कराता है, और उससे कहोगे आप बैंड बाजे बजाओ? ये कौन सा तरीका है? ये लोग उनकी शिक्षा का उनका अपमान है। ऐसा लगता है मुझे कि कमलनाथ जी ने ढोल चराने का एक व्यापार खोला है, नया व्यापार आया है। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि कमलनाथ जी ने बैंड चलाने का और ढोल बजाने का, मतलब ढोल चलाने का एक व्यापार खोला है। ये नया उद्योग है, ये नया उद्योग है कमलनाथ जी के लिए। अब कमलनाथ जी की सत्ता तो गई, वापस शिवराज जी आ गए, इसलिए युवाओं ने तो आप बताइए, अब आप रोजगार कैसे देंगे? रोजगार देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीघ्र नेतृत्व ने युवाओं के लिए रोजगार के लिए बहुत सारे आयाम खोले हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति आज लोन लेने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ले सकता है। प्रधानमंत्री की द्वार पे। जैसे बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट में? नहीं, कोई क्या बेरोजगारी, कोई समस्या नहीं। कोई बेरोजगारी 15 साल में बहुत कुछ किया, पहले 15 साल कोई बेरोजगारी नहीं चाचा? आज से 50 साल पहले जो विकास था, आज 15 साल में जो हमारे रायसेन में विकास हुआ, वो उससे पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, काफी विकास हुआ है। आप इनसे ये तो पूछें भाई साहब कि यहाँ 65 साल कांग्रेस ने देश में राज किया, प्रदेश में भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने, हमारा पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, अपनी बहनों को डिलीवरी के लिए डोलियों में बैठा के लाना पड़ता था। देखिए, नहीं रुके, 1 मिनट रुके। मैं विकास की बात है तो मैं किसी निष्पक्ष किसी पत्रकार से पूछूंगा। मैं केवल इतना कहना, क्या नाम है आपका? अनिल चौरसिया नाम है मेरा जी। मैं किससे, कांग्रेस से बीजेपी से? विचारधारा तो मेरी भाजपा ही है। अच्छा, वो सिर्फ किसी राजनीतिक दल से नहीं, ये एक विकास से संबंधित मुद्दे पे चर्चा हो रही है। हाँ। मेरा ऐसा कहना है कि आज जो विकास हमको देखने को मिल रहा है ना, ये 2004 के बाद का है, और उस समय जो लोग 5 साल 7 साल के 8 साल की आयु के जो लोग थे, वो इस समय आकर युवा हो गए, और पिछले 15 वर्षों के से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का शासन और विकास देखा। इससे पूर्व का जो इतिहास है वो उनकी जानकारी में रहा नहीं है, तो वो ये समझ ही नहीं पाए कि जो विकास ये हुआ है ये कैसे हुआ है। अब रही बात रोजगार की, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी भी नई कैबिनेट में भी ये फैसला किया है कि मध्य प्रदेश के समस्त रोजगार मध्य प्रदेश के ही बेरोजगारों को मिलना है, इससे बाहरी लोग ना आए। सारी योजना बेरोजगारों के लिए तैयार की गई है कि कमलनाथ ने बेरोजगारी का 4000 का भत्ता आज तक नहीं दिया। अब मैं आरोप पे नहीं जाता, लेकिन मैं विकास की बात करता हूं। विकास की बात, विकास निरंतर भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह। लेकिन आपको ऐसा लगता है बहुत विकास हो गया, बहुत आपको आवश्यकता नहीं है, हो गया सब? कभी अवरोध नहीं होता। आज आपको जो शहर में स्थिति दिख रही है, अगर यही विकास है तो फैक्ट्रियाँ, कॉलेजेस, ये क्या चीज़ होती है? ये कोई अजूबा है? 2012 में ट्रामा सेंटर पास होता है, वो आज 2020 में बनता है रायसेन नगर में। ये विकास है। चलिए। लेकिन मैम, मेरे सहयोगी हैं राजेश जी एक बात बताइए, ये जब इतनी स्थिति आती है, आप तो इस पूरे इलाके को कवर करते हैं,
यहाँ पर चलिए राजनीति जल जब होते हैं तो वो अपनी विचारधारा से प्रतिबद्ध होते हैं और उन्हें जब कैमरा सामने होता है तो उन्हें उसी विचारधारा के तहत बोलना पड़ता है। लेकिन जो वोटर है, आम वोटर है, वो किस मुद्दे को सोचेगा, वो सोचता है, उसको लगता है कि 15 साल का शिवराज शासन बहुत अच्छा था, या उसे ये लगता है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि इन चुनाव में ये सब विकास की बातें हम पूछ रहे हैं, लेकिन जो नेता हैं वो उनके बयानों में वो तो गद्दार, वफादार, बिकाऊ, टिकाऊ ये भाषा चल रही है। तो ये सब चीज़ें उन आम आदमी को प्रभावित करती है। देखिए, जहाँ तक मतदाता की बात की जाए तो मतदाता की एक सोच होती है कि मतदाता अपने हितों के बारे में सोचता है। पार्टियाँ आती हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी, ये व्यंग कसना काम शुरू हो जाता है इनका। लेकिन मतदाता ये चाहता है कि मतदाता को जितनी सुविधा मिल सके वो चाहता है। चूँकि अब यदि 15 साल की बीजेपी के विकास की बात करें तो निश्चित तौर से रायसेन जिले में आज भी ऐसे गाँव हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को सुविधाएँ नहीं मिल पाई। और यदि हम 65 साल के कांग्रेस की बात करें तो स्थिति जो की त्यों बनी हुई। चूँकि हम लोग फील्ड पे जाते हैं, गांव-गांव जाके देखते हैं, वास्तव में आज ही वो स्थिति है। चाहे कमलनाथ जी की सरकार हो, चाहे शिवराज जी की सरकार हो, स्थिति आज भी गांव के अंदर बद से बदतर बनी हुई है। ये मुद्दा आज भी है। लेकिन मतदाता ये चाहता है कि उनके हित में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके हित में चले, तो ये सोच के ही वो वोट देना चाहते हैं। लेकिन इस समय की बात है, मतदाता काफ़ी भ्रमित है, क्योंकि मतदाता न कमलनाथ जी को देख पा रहा है, न शिवराज जी को, वो अपने हितों के बारे में सोच पा रहा है मतदाता। बिल्कुल, तो मतदाता जाहिर तौर पर बहुत सारी बातें, लेकिन हम बातचीत को ही ख़त्म करेंगे। मतदाता तो अपने हित के बारे में सोच ही रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है इस कोरोना काल में वो निकल कर कितना वोट देता है, या फिर मतदाता क्या इन मुद्दों पर क्योंकि जो इस वक्त मध्य प्रदेश के इस महा उपचुनाव में जो नेताओं की ज़ुबान से शब्द निकल रहे हैं कि गद्दार है, ये वफादार है, वो बिकाऊ है, ये हमारा जो कैंडिडेट है ये टिकाऊ है, इन सब का आम जनता पर भी कोई असर पड़ता है? जहाँ तक कि मेरी पड़ताल है, बहुत ज़्यादा नहीं। जनता अपने मुद्दों से ही सरोकार रखना चाहती है। महा उपचुनाव की हमारी महा कवरेज लगातार जारी है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।